रिलेटेड वैलिडिटी थी और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी थी। तो ये चीजें हम देखकर आगे आ रहे थे। वैलिडिटी तो हमने देख ली। अब इसका एक दूसरा पॉइंट होता है रिलायबिलिटी, कि ये रिलायबल कितना है, ये सेकंड पॉइंट है। तो रिलायबल का मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मैंने एक दोस्त की मिसाल दी थी कि मुझे कुछ चीज़ की ज़रूरत है या मेरे घर में गेस्ट आ गए हैं और मुझे कुछ चीज़ मंगवानी है और मैं बाहर नहीं जा सकता, तो मैं एक दोस्त को फ़ोन कर लेता हूँ कि भाई प्लीज़ ये मुझे पहुँचा दें, एक घंटे के अंदर मुझे ये चीज़ पहुँचा दें। और वो दोस्त जो है ना, वो 4 घंटे के बाद वो चीज़ लेके आ रहा है। तो क्या उस पर हम रिलाई कर सकते हैं? उस दोस्त पे हम रिलाई कर सकते हैं? हेलो? नो सर, नो सर। नहीं कर सकते। तो रिलायबल का मतलब यह है कि वो हमारी तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है, टाइमली भी है, एफिशिएंट भी है। यहाँ पर जब हम अपने इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं रिसर्च में, तो हम कहते हैं रिलायबल का क्या मतलब है कि एरर फ्री हो और बायसनेस ना हो, किसी किस्म की बायसनेस ना हो। जैसे हम किसी क्वेश्चनर को सॉल्व कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं, तो उसमें किसी किस्म की बायसनेस ना हो, उसमें किसी किस्म का एरर ना हो। तो आपको एक कंसिस्टेंट मेजरमेंट मिलनी चाहिए अक्रॉस द टाइम। जब भी आप इसको मेजर करें तो आपको एक कंसिस्टेंट मेजरमेंट मिलनी चाहिए। क्योंकि डिफरेंट आइटम्स को जब हम देखते हैं तो इसका मतलब ये होता है एक क्वेश्चन को आप किसी भी तरीके से पूछें तो उसका जवाब एक ही होना चाहिए। तो ये स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी बता रहा होता है आपके कि ये इंस्ट्रूमेंट कितना बेहतर है। स्टेबिलिटी क्या चीज होती है? इसका मतलब ये होता है कि आपके आंसर जो है ना ओवर टाइम सेम रहें। किसी उत्तर किसी वक्त भी पूछा जाता है तो उसके आंसर सेम हैं। कुछ चीजें होती हैं जो अनकंट्रोलेबल होती हैं, ठीक है, लेकिन कंट्रोलेबल है तो उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो स्टेबिलिटी के लिए फिर आप दो चीजें होती हैं, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। फॉर्म हम इसको देखते हैं कि ये टेस्ट रीटेस्ट स्टेबिलिटी क्या चीज है। कर रहे होते हैं आप किसी एक क्वेश्चनर, कोई मैं मिसाल दे, आप क्वेश्चनर कर रहे हैं या आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं या आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आपने किसी वक्त में कुछ लोगों पे वो रिस्पॉन्स मांगे हैं, रिस्पोंडेंट से रिस्पॉन्सेज मांगे हैं, तो वो सेम आपने आज किसी ग्रुप ऑफ पीपल से रिस्पॉन्सेज मांगे हैं, लिए हैं, तो जो आपने रिस्पॉन्स लिए हैं अगर आप 1 मंथ के बाद 2 मंथ के बाद करें तो फिर भी वही रिस्पॉन्स आए। इसको हम कहते हैं टेस्ट रीटेस्ट मेथड। आप देखते हैं कितना है, अगर सेम आ रहे हैं आपका ये इंस्ट्रूमेंट रिलायबल है, अगर सेम नहीं आ रहे हैं तो रिलायबल नहीं है। तो ये हम ओवर टाइम इसको देखते हैं टेस्ट को, कि हमने एक टेस्ट को उन्हीं लोगों पे डिफरेंट टाइम पे किया तो वो उसी तरह आ गया। अब देखिए एक एग्जांपल से आपको ये समझाने की कोशिश हो रही है कि सपोज एक कोई रिसर्चर जो है वो मेजर करता है जॉब सेटिस्फेक्शन और उसमें वो देखता है कि 64% लोग वो सेटिस्फाइड हैं अपनी जॉब से। अब कुछ अरसे के बाद, कुछ वीक के बाद आप दोबारा यही लोगों पे दोबारा ये क्वेश्चन है वो करवाते हैं तो आप देखते हैं कि अब भी ये 64 के करीब हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पास ये टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी है, स्टेबल है, ठीक है। तो आपकी जो रिलायबिलिटी होती है उसको दो आता है, एक टेस्ट रीटेस्ट है। टेस्ट रीटेस्ट में कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि आप सेम लोगों पे सेम क्वेश्चनियर डिफरेंट टाइम पे जब उनसे फिल करवाएं तो उनके रिजल्ट सेम हो। क्लियर? या तो ओके? यस सर। ठीक है। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये एग्रीगेट लेवल पे भी हो सकता है, इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है। लेकिन कहते हैं कि इसमें दो किस्म के प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। कोई भी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हो टाइम के साथ है। फर्स्ट देख रहे हैं पहला प्रॉब्लम क्या है, द फर्स्ट मेजर में सिंथेसाइज द रिस्पोंडेंट पार्टिसिपेशन इन रिसर्च प्रोजेक्ट। अच्छा देखिए इसकी कि बात चीजें ऐसी होती है जिनको हम फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं तो हम बड़े शौक से कर रहे होते हैं, बड़ी तवज्जो से कर रहे हैं। जब सेकंड टाइम कर रहे होते हैं तो फिर हम कहते हैं
पहले भी होता है और फिर हम शायद उसको और से नहीं देखते, ठीक है। तो सेंसिटाइज जो हम कह रहे हैं तो ये है कि पहले आप काफी सेंसिटिव हो सकते हैं और दूसरे टाइम आप उसमें इतने ज्यादा सेंसिटिव, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर आपने बहुत लॉन्ग टाइम के बाद किया है तो हो सकता है 6 माह बाद आप जब करें तो वो अपनी जॉब से उस तरह सेटिस्फेक्शन ना हो उसकी, या उनके ख्यालात वो ना होती हैं टेस्ट रिटेस्ट एबिलिटी। यहाँ तक समझ आ गई भैया? यस और नो तो बोलेंगे ना? जी सर, जी सर। यस सर। चलिए अब तो अच्छे खासे लोग आ गए। तंजीला फिर अभी इसको, तो ये कोरिलेशन होता है फर्स्ट मेजरमेंट और सेकंड मेजरमेंट। कोरिलेशन का मतलब होता है एक का रिलेशनशिप इसका होता है। एक दूसरी भी रिलेबिलिटी है जिसे हम पैरेलल फॉर्म रिलेबिलिटी कहते हैं। इसका क्या मतलब है? अच्छा, आप अपने जो फॉर्म्स होते हैं ना उनको चेंज कर लेते हैं, बट जो पैटर्न होते हैं वो सेम होते हैं, रिस्पॉन्स फॉर्मेट भी सेम होता है। अब देखें, अब आपने रिस्पॉन्सेज जो है ना दो डिफरेंट सेट्स बना दिए हैं। पहले में सेट्स सेम थे, टाइम डिफरेंट था। अब आपने क्या किया है, आपने अपने क्वेश्चंस के सेम टॉपिक पर है, सेम उसका है आइटम है, लेकिन आपने क्वेश्चंस की फॉर्म तब्दील कर दी। इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट फॉर्म रिलेबिलिटी या पैरेलल फॉर्म रिलेबिलिटी। देखिए सिंपल सी बात है, आपने एक क्वेश्चन किया है, एक आपने क्वेश्चनियर बनाया है, उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, दूसरा क्वेश्चन बनाया है, वही क्वेश्चंस हैं बट उनकी वर्डिंग चेंज है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया है। बात का मतलब ये है, तब हम देखते हैं कि दोनों फॉर्म्स की ऊपर जो है रिस्पॉन्सेज, या ये दोनों फॉर्म जो हैं इनके रिस्पॉन्सेज आपस में इक्विवेलेंट है या नहीं, एक जैसे हैं या नहीं है। क्लियर? ये इसमें भी वो आपके पास एक जैसे आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी है, ये रिलायबल है। ठीक है, क्लियर है? जी, और यस नो तो कोई बोल दे भाई। यस सर। यस यस ही कह दें Yes, या नो sir. कह दें? यस सर। यस सर। अच्छा, यस सर। अब आता है आप उसकी इंटरनल कंसिस्टेंसी को कैसे मैयर करेंगे। तो पहली बात यह है कि इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ मैयर है क्या। ये आपको इंडिकेट कर रहा होता है कि कितने ये होमोजीनियस हैं, आइटम्स आप इसमें कितने होमोजीनियस हैं जो आप मेजरमेंट में यूज कर रहे हैं, ये कितने आप इसमें होमोजीनियस हैं। देखने इस है ना, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा ये बात। इसको ना एक नजर आप भी पढ़ लें, मैं भी आपको बता देता हूँ। क्या हुआ, देखिए आपके पास जो डिफरेंट आइटम्स हैं और उन आइटम्स के ऊपर जो आपने क्वेश्चंस बनाए हैं वो ऐसे होने चाहिए कि वो कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंटली मेजरिंग द सेम कॉन्सेप्ट, आप इंडिपेंडेंटली उसको मेजर कर सकें सेम कॉन्सेप्ट को। दिस इज कॉल्ड इंटरनल कंसिस्टेंसी। ऐसा ना हो कि वो इनमें कुछ डिफरेंस आ रहा हो। इसमें सिंपली आपने देखने होते हैं कि आइटम्स क्या हैं। फर्क कीजिए सैलरी आपकी या आप तो सैलरी आ गई, उसके ऊपर आपके पास हाउस रेंट आ गया, तो ये जितने सब आइटम्स इन सबको आप देखते हैं। अब अगर कंसिस्टेंसी को आपने देखना हो तो उसको आप कैसे चेक करते हैं, इंटर आइटम कंसिस्टेंसी रिलेबिलिटी और स्प्लिट हाफ रिलेबिलिटी, ये दो किस्म की रिलेबिलिटी आ गई है इसके अंदर, कंसिस्टेंसी आ गई है। ये जरा देख लेते हैं कि क्या है, किस तरह है। इंटर आइटम, देखिए नाम से जाहिर है कि डिफरेंट आइटम्स के दरमियान कंसिस्टेंसी को आप चेक कर रहे होते हैं। जो आपके रिस्पोंडेंट्स ने आपको आंसर दिए हैं उसको आप देख रहे होते हैं, जितने वो आप इसमें इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है, उनका कोरिलेशन बन सक अच्छा बन जाएगा। तो सिंपल सी बात यहाँ पे यह है कि आप अगर कंसिस्टेंसी चाह रहे हैं इंटर आइटम तो आपने क्या करना है,
आपने आइटम को देखने के वो कितने इंडिपेंडेंट हैं, एक आइटम दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो। स्प्लिट हाफ रिलेबिलिटी क्या होती है कि दो हाफ्स के दरमियान, इंस्ट्रूमेंट्स के दो हाफ के दरमियान कितनी रिलेबिलिटी है। आप ये करते हैं, एक होता है कि आप पूरे के पूरे क्वेश्चनर को देख रहे हैं, अब आप उसके सिर्फ हाफ पार्ट को देख रहे हैं, किसी एक पार्ट को देख रहे हैं, इस पार्ट की उसके दूसरे पार्ट के साथ, दूसरे फॉर्म के साथ कितनी रिलेबिलिटी आ रही है। तो इस तरीके से आप इसकी इंटरनल रिलेबिलिटी चेक कर सकते हैं। सर जी जी सर ये इनकी एग्जांपल देंगे आप साथ साथ थोड़ी सी बेटर। अच्छा, मैं बताता हूँ जी, इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ। देखिए, आप जब भी क्वेश्चनर बनाएंगे ना, तो आपने ऐसे क्वेश्चंस बनाने होते हैं कि एक क्वेश्चन को आपने 2 या 3 दफा पूछना होता है क्वेश्चनर में। सुनने जरा मेरी बात, आपने एक ही चीज को, एक ही क्वेश्चन को 2 या 3 दफा पूछना होता है। अब आप सेम क्वेश्चन पूछेंगे, आप जब सेम क्वेश्चन पूछेंगे तो उसके सेम रिजल्ट होंगे, लेकिन क्वेश्चन सेम होंगे लेकिन उनकी वर्डिंग डिफरेंट होगी। कहने का मतलब यह है कि आप उससे पूछ रहे हैं कि आप अपनी सैलरी से खुश हैं। सेकंड में आप पूछते हैं कि क्या आपकी सैलरी में आपके अखराजात पूरे हो जाते हैं या आपकी कुछ बचत हो जाती है। तो ये वही चीज होती है जिससे हमें पता चलता है कि भैया इसकी सैलरी जो है इसके लिए काफी है कि नहीं। आपने पहले पूछा कि आप अपनी सैलरी से खुश हैं, क्या आपकी सैलरी आपकी जरूरतों के मुताबिक वो उसके लिए काफी है, ठीक है जी। क्या आप कुछ सेविंग करते हैं। ये 3 डिफरेंट क्वेश्चन हैं, लेकिन उनका एक ही आ रहा है। इसको हम कहते हैं कि आपने, दूसरा वो क्या करते हैं कि आप कहते हैं इवन और ऑड नंबर्स को आप देख लें और उनको चेक करें कि लोगों के रिस्पॉन्स क्या हैं। तो इसको कहते हैं स्प्लिट हाफ मेथड। इनकी आपस में कोरिलेशन क्या है, कितनी होमोजेनिटी है, कितने होमोजीनियस हैं, आपने ये देखना होता है। मैं सिंपल कर देता हूं। आपने क्वेश्चंस बनाते हुए जो क्वेश्चन है अपने रिस्पोंडेंट से, वो एक दफा पूछना होता है, फिर उसको दूसरे वर्डिंग के साथ बाद में किसी और जगह पर दोबारा उसको पूछते हैं। कम से कम 2 या 3 दफा उसको पूछते हैं ताकि पता चल जाए कि इसकी वो स्टेबिलिटी है कि नहीं है। अगर वो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट जॉब दे रहा है तो इसका मतलब है कि अब इसमें फर्क है। अगर सेम दे रहा है तो हम उसके डायरेक्ट कर सकते हैं, वो रिलायबल है। क्लियर? इट्स ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो भाई ये मुश्किल नहीं है। जब हम प्रैक्टिकल एक क्वेश्चनर आपसे बनवाएंगे तो फिर ये बड़ी आसानी से हो जाएगा, लेकिन इसके भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आप देख लेंगे। अच्छा, कहते हैं रिलेबिलिटी जो है नेसेसरी है बट नॉट सफिशिएंट। सिर्फ हमें रिलेबिलिटी पे ही वो नहीं होता। हमने देखा था इससे पहले वैलिडिटी भी है कि कोई चीज वैलिड भी हो, तो वैलिडिटी भी एक है, रिलेबिलिटी भी है। और तीसरा जो पॉइंट था जो हमने कहा था, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का क्या मतलब है, आप इसको इस तरह देख रहे होते हैं कि सेंसिटिविटी का मतलब यह है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपको उसकी सेंसिटिविटी बता सके कि लोगों का रिस्पांस जो है वो डिफरेंट क्यों हुआ। देखिए, आप एक क्लास को बहुत अच्छा कह रहे होते हैं, जो ही आप टीचर को भी बहुत अच्छा कह रहे होते हैं, जो ही आपके मार्क्स कम आते हैं आप कहते हैं टीचर भी अच्छा नहीं है, कोर्स भी सही नहीं पढ़ाता। ऐसी बात है? मेरी बात सुने, ऐसे होता है? No, मैं जो sir. पूछ रहा हूँ तो मैंने कहा, देखिए, हम किसी चीज के बारे में एक राय रख रहे होते हैं, फौरन हमारा कोई थोड़ा सी कोई बात हो जाए तो हमारा चेंज हो जाता है। ऐसा होता है? नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, जिंदगी की बात कर रहा हूँ। किसी चीज के बारे में हमारी कोई राय होती है, थोड़ा सा हमारा उस बंदे के साथ थोड़ा सा मसला हो जाए तो हमारा एटीट्यूड, हमारा रवैया चेंज हो जाता है, हो जाता है। Yes, sir. अब वो यही चाह रहे हैं कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, जो क्वेश्चनर है, जो आपने क्वेश्चन बनाए हैं इंटरव्यूज के लिए, या जो आपने इंस्ट्रूमेंटेशन की है थ्रू फॉर ऑब्जर्वेशन, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो उस चेंज को भी फील कर सके, मेजर कर सके। बात समझ आ रही है?
तो किसी चेंज की वजह से उसके एटीट्यूड में चेंज आती है। क्लियर? Yes, sir. अच्छा, सेंसिटिविटी को करने के लिए, मेजर करने के लिए सिंपल सा तरीका है, जैसे हमने कहा स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, ठीक है? तो ये जो है सेंसिटिविटी को हम मेजर करने के लिए करते हैं। ठीक है जी। तो 3 मेन पॉइंट थे, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और सेंसिटिविटी। ये तीनों चीजें होनी चाहिए। क्लियर? इट्स ओके? Yes, sir. Yes, sir. और ना अब Yes, sir. बड़ी आसान चीज आ गई है, रिसर्च डिजाइन। आपसे सर पूछा था कि आपका रिसर्च डिजाइन क्या है, तो रिसर्च डिजाइन का मतलब होता है कि आपका प्लान क्या है। इट इज अ मास्टर प्लान। सर स्लाइड ही चली जाती है। methods and procedures for collecting and analyzing the data। सिंपल सी बात है, कोई आपसे रिसर्च डिजाइन का पूछे तो रिसर्च डिजाइन का मतलब है एक प्लान का मतलब है कि आप कौन से मेथड यूज करेंगे, कौन से प्रोसीजर यूज करेंगे फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा कलेक्शन एंड फॉर एनालाइजिंग डेटा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, जब आप बात कर रहे होते हैं रिसर्च प्लान की, उसमें कुछ चीजें होती हैं, जरा ये देख लें, या कि हम डिटेल में देखते हैं इसको। पहली बात है पर्पस ऑफ स्टडी। आप क्यों ये रिसर्च करने जा रहे हैं, उसका पर्पस क्या है? यूनिट ऑफ एनालिसिस, आप किस चीज को एनालिसिस करेंगे? देखें, एनालिसिस के ऊपर भी हम कहते हैं, जैसे एक डॉक्यूमेंट है, आपने पूरे डॉक्यूमेंट को एनालाइज करना है, उसके किसी एक पेज को करना है, उसके किसी पैराग्राफ को करना है, उसके डिफरेंट वर्ड्स को करना है। तो एनालिसिस के भी अपने यूनिट्स होते हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे। फिर टाइम डायमेंशन, इसको आप ये कह रहे हैं कि अगर हम किसी फेसबुक के ऊपर कमेंट्स देख रहे हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो आप कहते हैं मुझे 1 साल का डाटा लेना है, आप कहते हैं मुझे 3 साल का डाटा लेना है, आप कहते हैं मुझे 2 मंथ्स का लेना है। तो दिस इज टाइम डायमेंशन। मोड ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो किस मोड में कर रहे हैं। सैम्पलिंग आपकी क्या है, सैम्पलिंग डिजाइन क्या है? सैम्पलिंग कहते हैं आपके पास बहुत ज्यादा डाटा है, तो आप तमाम डाटा को यूज नहीं करना चाहते, उसमें से किसी एक पार्ट को करना चाहते हैं। दिस इज कॉल्ड सैम्पलिंग। ठीक है? फर्ज कीजिए आपको पंजाब के तमाम स्टूडेंट्स का, ये तमाम लोगों का डाटा राय लेनी है, तो भाई वहां पर तो 10 करोड़ लोग रहते हैं, हम किस किस का डाटा लेंगे? तो फिर हम चंद लोगों का डाटा ले लेते हैं, जिसको हम कहते हैं सैंपल। अब आप सैंपल कैसे डिजाइन करेंगे, किन किन लोगों को इसमें शामिल करना है, ये एक अलग चीज है। ऑब्जर्वेशन टूल्स, ऑब्जर्वेशन आप कैसे करेंगे, डाटा कलेक्शन कैसे करेंगे, डाटा प्रोसेसिंग कैसे होगी और डाटा एनालिसिस कैसे होगा, ये आप सब चीजें हम डिटेल में देखेंगे। तो एक बार आपको पता चाहिए कि व्हाट इज रिसर्च डिजाइन। इट इज अ मास्टर प्लान, कि आपके रिसर्च का प्लान क्या है, मतलब क्या है कि आप कौन से मेथड यूज करेंगे, आप कौन से प्रोसीजर यूज करेंगे, फॉर व्हाट पर्पस, आप डाटा कलेक्शन के लिए कौन से मेथड्स और कौन से प्रोसीजर यूज करेंगे, और आप डाटा एनालिसिस के लिए कौन से मेथड और कौन से प्रोसीजर यूज करेंगे। तो इसको आप देख रहे हैं, एक प्लान बन जाता है, एक ब्लूप्रिंट जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटजी बन जाती है। उसके अंदर आपके सेटिंग होती है, और ये चंद पॉइंट्स हैं जिनको हम आगे तफसील में देखते हैं। फर्स्ट वन इज पर्पस ऑफ स्टडी का मतलब क्या है कि आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर रहे हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर रहे हैं, आप किस किस्म की रिसर्च कर रहे हैं, इसके कवर हो जाता है। फिर हर रिसर्च के अपने स्टेप्स हैं, हर रिसर्च के अपने स्टेप्स हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अपने हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अपने हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अपने हैं, इवन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अपने हैं। तो ये सारी चीजें जो आपने देखना होता है कि आपने इस स्पेसिफिक रिसर्च के अंदर कौन कौन से मेथड यूज करने हैं, कौन कौन से प्रोसीजर यूज करने हैं, इट डिपेंड्स। तो याद रखें कि आपके पास हर पर्पस ऑफ स्टडी इसलिए आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसी के बेस पे आप मेथड सेलेक्ट करेंगे, मेथोडोलॉजी सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, जैसे हमने आपको कहा है कि एक होता है व्हाट, एक होता है व्हाई, एक होता है कैजुअल। तो ये एक्सप्लेनेटरी और जो आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है उसके ऊपर आप इसको देखते हैं। तो आपने पहले ये डिसाइड करना है कि आपका पर्पस क्या है, और उसकी बेस पे आप स्टेप्स और वो देखेंगे। भी रिसर्च है, अगर एक व्हाट का मीनिंग आप देख रहे हैं, व्हाई देख रहे हैं, हाउ देख रहे हैं, तो ये एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है, और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है,
उसके ऊपर आपने ये करना है। नाउ यूनिट ऑफ एनालिसिस। यूनिट ऑफ एनालिसिस का क्या मतलब होता है कि आपके एग्रीगेशन ऑफ डेटा क्या है, कलेक्टिंग यूरिंग डेटा, किस लेवल पे आप इसको देख रहे हैं। ठीक है, देखें अप्रोक्सीमेट ये जरा इसमें आप देखते हैं। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि आप एक इंफॉर्मेशन लेवल से इंक्रीज कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने ये देखना होता है कि इंडिविजुअल एम्प्लॉइज को हम कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर यूनिट जो है वो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल से आप डेटा गैदर करेंगे। एनालिसिस जो है ना, ये इसको दूसरी एग्जांपल से देखें। अब अगर आप ये देखना चाहते हैं कि दो पर्सन्स की इंटरेक्शन है, आप दो लोगों की इंटरेक्शंस को देखना चाहते हैं, तो यहाँ 2 पर्सन ग्रुप जो है वो आपका एक यूनिट होगा। जैसे आप हस्बैंड वाइफ इंटरेक्शंस है इन फैमिलीज, सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। तो ये आपके पास दो लोगों के दरमियान रिलेशनशिप है, तो आपका यूनिट जो है वो डायर्स कहलाता है कि दो पर्सन के दरमियान है। अगर आपका जो है ग्रुप इफेक्टिवनेस के ऊपर है तो वो ग्रुप लेवल हो गया। तो आया ये ग्रुप लेवल पे है, इंडिविजुअल लेवल पे है, ठीक है, किस लेवल पे है। तो एनालिसिस आप यूनिट ऑफ एनालिसिस का मतलब ये होता है। क्लियर? ये कोई मसला है? नो अगर सर। आप डिपार्टमेंट No, sir. को देख रहे हैं, डिपार्टमेंट्स का आप इसमें इंटरेक्शन देख रहे हैं, तो यूनिट जो होगा वो डिपार्टमेंट लेवल हो जाएगा। क्लियर? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कौन सा यूनिट है। तो ये आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस जो है वो आपके रिसर्च क्वेश्चन बता रहे हैं कि आप बिहेवियर, इंडिविजुअल्स का बिहेवियर फाइंड कर रहे हैं, दो बंदों का कर रहे हैं, ग्रुप का बिहेवियर कर रहे हैं, या किसी डिपार्टमेंट लेवल पे कर रहे हैं। तो हर एक के लिए फिर अपने मेथड्स, डाटा कलेक्शन के मेथड हैं, सैम्पलिंग की टेक्निक्स हैं, और इवन इसमें एनालिसिस की अपनी टेक्निक्स हैं। ठीक है? यस सर। और जो आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस होता है वही यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन भी होता है, कलेक्शन भी उससे होते हैं। जिस लेवल पे आपको एनालिसिस करना होता है उसी लेवल पे फिर आप डिफरेंट उस पे डाटा कलेक्शन भी कर सकते हैं। क्लियर? ओके। जी सर। Yes, sir. इंटरेक्शन। अब आपको देखना होता है कि आपके पास टाइम जो है वन टाइम है या एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है। क्रॉस सेक्टर स्टडीज और एक होते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज। अगर आपके पास आपने किसी स्पेसिफिक एक टाइम पे देखना है तो इसको हम क्रॉस सेक्शनल स्टडीज कहते हैं। और अगर आपने किसी एक लॉन्ग पूरे पीरियड के लिए देखना है, पूरे एक साल के लिए देखना है, पूरे एक मंथ के लिए देखना है, उसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज कहते हैं। क्या फर्क है, कोई बता सकते हैं इसका? जी, जो सर क्रॉस सेक्शनल है वो पीरियड के लिए है, और जो लॉन्गिट्यूडनल है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। देखिए, आप कहते हैं कि स्टूडेंट का एग्जाम में क्या बिहेवियर होता है। आप एग्जाम में आए, आपने थोड़ी देर के लिए आए, उसको ऑब्जर्व किया और चले गए, और उसकी बेस पे आपने एक रिपोर्ट लिखी है, एक रिसर्च को आप कह रहे हैं कि एक रिसर्च आर्टिकल या रिपोर्ट लिखी। एक आप आते हैं, कहते हैं जी थ्रू आउट द ईयर इस बच्चे का या स्टूडेंट का एग्जाम में क्या बिहेवियर रहा है। तो आप हर पेपर में आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, तो दो फर्क हैं। एक तो आपने बस एक दफा आए और उसके ऊपर रिपोर्ट बना दी, दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। दूसरा जो है आपने एक स्पेसिफिक पीरियड के उसमें देखा। ठीक है? इसकी दूसरी मिसाल भी हो सकती है कि आप देखा कि आज चांद रात है, तो चांद रात पे लोगों का क्या एटीट्यूड था कुछ चीजें खरीदने के लिए।
और एक होता है कि आप कहते हैं थ्रू आउट द रमजान क्या लोगों का एटीट्यूड था, तो दोनों में क्या फर्क हुआ, वो कौन सा क्रॉस सेक्शनल हुआ? जो सर हम चांद रात का देखेंगे वो क्रॉस सेक्शनल हो जाएगा, और जो पूरा रमजान का देखेंगे वो लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा। बस यही है, इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। तो ये एक स्नैपशॉट ऑफ वन टाइम पॉइंट इन टाइम होता है, तो वो क्रॉस सेक्शनल होता है, एक दफा होता है उसके ऊपर बात कर ली जाती है, ठीक है। यह भी यस आ सर। गया लॉन्गिट्यूडनल। ये कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज जो होती है वो रिपीटेड होती है और एक्सटेंडेड पीरियड। देखिए आपको जैसे कहा ना कि एक पीरियड तक वो रिपीट, हर रोज आप जाके रमजान में चेक कर रहे हैं, आपने चेंजेस को भी देखना होता है। जैसे इसकी मिसाल दी है उन्होंने कि फॉर एग्जांपल आप सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ जाएगी, मेरी आवाज रुक गई थी भी, अब आ रही है? यस सर। मुझे नहीं आ रही कि सबको नहीं आ रही? सबको ही नहीं आ रही। नहीं आ रही सर की आवाज। जी, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? सर अब यस। अच्छा, तो यार Yes, इसमें sir. कॉल आ गई थी बेकार से। अच्छा, अभी देखिए लॉन्गिट्यूडनल और आपको क्रॉस सेक्शनल का पता चल गया। यस सर। आप रिसर्चर कंट्रोल ऑफ वेरिएबल, एक होते हैं एक्सपेरिमेंटल आपके पास, ठीक है, आपके पास इस तरह कह रहे हैं कि आपके पास एक एबिलिटी होती है मैनिपुलेट वेरिएबल्स। तो एक तो होते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंटल, एक होते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो डिजाइन। दो किस्म की डिजाइन आप अब देख लेंगे। अभी हम पहले देखते हैं एक्सपेरिमेंटल पे। सर इसकी स्लाइड चेंज होगी, चलें होगी सर चेंज, थैंक। अब रिसर्चर जो है ना वो वेरिएबल
तो मतलब हम ये देखते हैं कि आपने कैसे कंट्रोल करना, डिजाइन के अंदर ये बताएंगे कि आप वेरिएबल्स को कैसे कंट्रोल या मैनिपुलेट करेंगे। इसकी मिसाल मैं इस तरह दिया करता हूं, आपने 9-10 क्लास में पढ़ा था बॉयल्स लॉ, चॉर्क्स लॉ, अगर किसी को याद हो, या न्यूटन का लॉ था F = m में, याद है किसी को? भाई किसी ने पढ़ा हुआ है F = m में? फिजिक्स में न्यूटन के लॉ थे। यस सर। अच्छा, उसमें हम कहते थे F is directly proportional to A while m is constant। तो यहाँ आपने किन वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखा हुआ और किन का रिलेशनशिप आप मालूम करने जा रहे हैं। क्लियर? यस सर। यस आप एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में आप क्या करते हैं, आप कुछ वेरिएबल्स को चेक करने की कोशिश करते हैं। कुछ वैल्यूज जो होती हैं, आप ये कहते हैं कि अगर ये वैल्यूज हो तो क्या इफेक्ट होगा। जिस तरह इसकी मिसाल ऐसे नहीं कि अगर हम अपनी बुक की प्राइस ये रखते हैं, प्रोडक्ट की प्राइस ये रखते हैं, तो सेल कितनी हो सकती है, सेल ज्यादा हो सकती है, हम सेल ज्यादा करना चाहते हैं। जब सेल ज्यादा हो तो प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाता है। ठीक है? क्लियर? यस यस सर। सिंपल। फिर देख लें, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के अंदर आप ये बता देते हैं कि भाई हमने किस वेरिएबल्स को की वैल्यूज देनी है और किन हमने मालूम करनी है, किन को हम कंट्रोल कर रहे हैं। सर की आवाज मुझे नहीं आ रही है, किसी को नहीं आ रही? नहीं आ रही। आवाज आ रही है, ना ही इसकी स्लाइड नजर आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। तो आना। मेरी आवाज आ रही है जी? जी सर। यस सर। अच्छा, स्टडीज में जा रहे हैं ना, तो बाद ऐसी वेरिएबल्स होंगे तो जिसमें तो सर आपको सब चीज स्लाइड शेयर कर दें। जी स्लाइड नहीं शेयर हो रही सर, काइंडली वो भी कर दें शेयर। मेरी तरफ तो शेयर ही है। हो रही है शेर, नजर आ रही है। नजर नहीं आ रही अभी साइड।
देखने जी सर, नजर आ नहीं रही है, दिखाई मुझे दे नजर रही आ है। रही है। मैं दोबारा कर देता हूँ। ये देखिए जी, मैंने शेयरिंग स्टॉप कर दिया, आपके सामने दोबारा शेयर कर दी। अब हो गया। अब शेयर हो गया आपको? जी सर, अब स्क्रीन शेयर हो गई है, सर लेकिन स्क्रीन ईमेल शेयर है। शो हो रही है, जीमेल शो हो रही है, स्लाइड नहीं शो हो रही सर। अब भी शायद शेयर नहीं हो रही। अब हो नजर गई है सर, फिर चली फिर गई। चली गई है। मैं जाऊंगा कि अब हो गई। ठीक है, ज्यादा क्लियर है? नो सर, नहीं आ रही अभी नजर। ठीक, ब्लैक स्क्रीन, वो पार्टिसिपेंट वाली स्क्रीन नजर आ रही है, स्लाइड नहीं नजर आ रही है दीदी आपको। यस सर। ये भी नजर आई थी सर, फिर चली गई है। अच्छा, मुझे तो नजर आ रही है। अब आ रही है? जी यस सर, सर, आ रही है। सर। अब स्लाइड ओपन है आपके सामने। ठीक, जी सर। आगे चलें। अच्छा देखिए, वेरिएबल्स भी जो होते हैं ना, जिनको आप कंट्रोल कर रहे हैं, या तो दो चीजें इसमें, एक होते हैं नेचुरल वे में अगर वो चल रहे हैं, प्रोसेस हो रहा है, या फिर आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं, दोनों तरीके हो सकते हैं। तो कोरिलेशन वगैरह में आप मतलब खुद भी कंट्रोल कर सकते हैं कि हम अगर इसको ऐसा, फिर ये कैसे, अगर एक वेरिएबल को हम उसकी वैल्यू को चेंज करते हैं तो दूसरों की वैल्यू में क्या चेंज आएगी। कुछ चीजें जो होती हैं वो नेचुरल होती हैं, नेचुरल अक्कर जैसे हो रही हैं उनको हम उसी तरह देखते हैं, उसमें हमारी कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। लेकिन जो दूसरे होते हैं हम उनको देख सकते हैं, क्लियर, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्लियर। यस सर। यस सर। अंदर आप देखिए लैब एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हमारे अपने होते हैं, वो जो हम लैब के अंदर कर रहे होते हैं उसमें हम वेरिएबल देने होते हैं और हम वो देखते हैं कि अगर इसकी वजह से इस पे क्या इफेक्ट आता है। इसको आप कहते हैं कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप हम उसको, ठीक है। दूसरा होता है, दूसरे जो है ना डिजाइन, देखिए एक तो एक्सपेरिमेंट का डिजाइन हुआ जिसमें हम खुद करते हैं, एक होता है पोस्ट फैक्टो डिजाइन। इसमें इन्वेस्टिगेटर या रिसर्चर्स का कोई कंट्रोल इसके ऊपर नहीं होता, जस्ट वो उसको स्टडी करके कहते हैं ये रिजल्ट्स आए हैं। समझ आई कि नहीं आई? देखिए दो चीजें हैं, सर्दियों में आपने देखा होगा कि सुबह जो पानी होता है अगर आपने वो रखा हो कहीं पे, वो ठंडा हो जाता है, ठंडा मिलता है ना जी भाई। सर। पानी कहीं पड़ा हो तो ठंडा होता है कि नहीं होता सर्दियों में? जी सर, हो जाता है। वो नेचुरल होता है कि आप ठंडा करते हैं? नेचुरल होता है सर। और अगर आप उसमें बर्फ डालें, थोड़ी बर्फ डालें, थोड़ा ठंडा होगा, ज्यादा बर्फ डालें ज्यादा ठंडी होगी, ऐसा होता है कि नहीं होता? यस ऐसे ही सर। होता है। अब बताएं दोनों में दो डिजाइन, एक्स पोस्ट फैक्टो डिजाइन है और कौन सा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, बताएं कौन सा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है? अरे वो बर्फ वाला। जिसमें हम बर्फ डाल रहे हैं खुद, वो एक्सपेरिमेंटल है, जो नेचुरल है वो पोस्ट फैक्टो है। और उसकी जो आप देखेंगे तो ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है। और जो आप सर्दियों में देखते हैं सुबह पानी ठंडा होता है, आप उसके ऊपर रिपोर्ट लिखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, दिस इज कॉल्ड एक्स पोस्ट फैक्टो डिजाइन। इसमें देखें, अब आपने इसमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं है आपका वेरिएबल्स पे, इसमें कोई बायसनेस नहीं है आपकी तरफ से, लेकिन ये नेचुरल है। लेकिन अगर आप दूसरे पे देखें तो आपकी बायसनेस है, क्लियर, आप उसमें कंट्रोल कर रहे हैं, ज्यादा क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब होता है चॉइस ऑफ रिसर्च डिजाइन, मोड ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपकी ऑब्जर्वेशन कैसे है जरा ये देखिएगा
एक होता है सर्वे। आप जाके सर्वे करते हैं, जैसे कि आपने क्वेश्चनर्स बनाए हैं, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप कम्युनिकेशन या कंटेंट एनालिसिस करते हैं, जो लोगों के दरमियान कोई कम्युनिकेशन हुई है उसके कंटेंट देखते हैं। फील्ड ऑब्जर्वेशन भी आप करते हैं, फील्ड में जाकर ऑब्जर्वेशन की जाती है, केस स्टडी की जाती है और फोकस ग्रुप डिस्कशन की जाती है। क्लियर? ये हमारे मोड ऑफ डिजाइन ऑब्जर्वेशन है। जरा ये याद रख लें, सर्वे है, एक्सपेरिमेंट है, कम्युनिकेशन एनालिसिस या कंटेंट एनालिसिस है, फील्ड ऑब्जर्वेशन है, केस स्टडी है, फोकस ग्रुप डिस्कशन है। क्लियर यहां तक? यस सर। यस सर। अब हम आते हैं सैम्पलिंग डिजाइन। सैम्पलिंग एक होती है पॉपुलेशन, एक होता है सैंपल। आप जरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। मैंने आपसे कहा कि आप पूरे पंजाब के लोग हैं, आजकल महंगाई जो है या जो हुकूमत है, आप उससे सेटिस्फाई हैं कि नहीं है? और हमने पंजाब के तमाम लोगों से ये डाटा कलेक्ट करना है। हमने उसकी बेस पे कि पंजाब के लोग जो हैं वो इस वक्त की गवर्नमेंट के बारे में क्या राय रखते हैं। तो मुझे बताएं, ये 10 करोड़ की आबादी हो पंजाब की, तो उससे डाटा कैसे इकट्ठा किया जाएगा? कितना टाइम लगेगा? कितनी कॉस्ट आएगी? कितना लेबर चाहिए? कितना चाहिए होगा? बता देना। सर बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है, जैसे वो मर्दमशुमारी वाले करते हैं तो काफी हो जाएगा इसमें। और भाई इतना टाइम लग जाएगा कि 2 फुल और भी आके चली जाएंगी। ठीक है। जी दूसरा एस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ लोगों से राय ले लेते हैं, 1000 2000 से लेकर, फिर हम कहते हैं भाई ये उनकी बेस पे हम पूरा वो बताते हैं कि पंजाब के लोग इस गवर्नमेंट के बारे में क्या राय रखते हैं। कोई हम 1000 या 2000 लोग लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सैंपल। इसको क्या कहते हैं? सैंपल। सैंपल की हम अब तो होता है कि जब आप पूरे पंजाब में 1000 या 2000 लोग लेते हैं तो वो कौन लोग होने चाहिए? और आप गए हैं इकबाल टाउन या जौहर टाउन और वहां आपने लोगों से राय ली, उनकी ओर से पूछे, भाई वहां के लोग जो हैं उनके अपने मसाइल हैं, जो शहर के लोग अर्बन एरियाज के, और जो जो आपके सॉरी देहात के लोग उनके अपने मसाइल हैं। होगी, कम पढ़ी की और होगी, मेल्स की और होगी, मेल्स की और होगी, यंग्स की और होगी, और जो जरा उम्र रसीदा लोग हैं उनकी और होगी। तो आपने सैंपल जो बनाना है, तैयार करना है, उसमें हर किस्म के लोग होने चाहिए, ताकि हम कह सकें कि भाई ये हमने सैंपल जो किया, ये जो हमारा रिजल्ट है ये वाकई ठीक है। और सैंपलिंग की समझ आ गई, पॉपुलेशन सैंपलिंग की? यस सर। अच्छा, इसके अपने एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। अब आप देखते हैं ऑब्जर्वेशन टूल्स क्या हैं। ये होगी सैंपलिंग के बाद ऑब्जर्वेशन, ये चॉइस ऑफ रिसर्च डिजाइन भी हमने बता दिया, डिजाइन भी बता दिया। ऑब्जर्वेशन टूल्स क्वेश्चनर्स हैं, आप किस तरह क्वेश्चनर्स बना लेते हैं, इंटरव्यूज ले लेते हैं, इंटरव्यू और वगैरह कर आप इसको डाटा ले लेते हैं। टेक्निक्स हैं ऑब्जर्वेशन टूल्स के। आप फील्ड डाटा कलेक्शन भी कर सकते हैं, फील्ड में जाकर आप भी डाटा कलेक्ट किया जा सकता है। क्या था? ओके। यस सर। आप सवाल ये देखिए, अभी तक ये सब चीजें रिसर्च डिजाइन के अंदर है, क्या इनका आंसर आपको देना होता है। अब डाटा को किया जाएगा, एनालिसिस कैसे किया जाएगा? अब डाटा को प्रोसेस किया जाएगा, मैनुअली है, मैकेनिकली है, कैसे किया जाएगा, और आप उसको एनालाइज कैसे करेंगे? अगर कोई क्वालिटेटिव डाटा है तो उसको क्वांटिफाई कैसे करेंगे? जैसे मैं पहले बता चुका था कि जैसे हमने कहा था क्वालिटेटिव डाटा है, तो उसके लिए हमने कहा एग्रीड, यस एग्रीड, स्ट्रांगली एग्रीड, तो आपने उसको 1 2 3 4 दिया था। यस सर, नंबर दे देंगे। दे देंगे। फिर आप
इंटरव्यू, सर्वे, रिसर्च। फिर आपके आ गया स्टेप्स इन कंडक्टिंग अ सर्वे। एक सर्वे कैसे कंडक्ट करेंगे, देखेंगे ये पॉइंट्स हो गए आपके रिसर्च डिजाइन में। फिर आप सर्वे कैसे कंडक्ट करेंगे। सर्वे हमने करना है किसी भी चीज का, तो हम कैसे करेंगे, तो उसके बारे में स्टेप्स हैं आपके पास। और ये देखिए, एक होता है प्राइमरी डाटा, एक होता है सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में क्या फर्क है, कोई बता सकता है? जी, प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा अल्लाह के बंदों मैं पहले बता चुका हूँ। प्राइमरी डाटा वो होता है जो हम डायरेक्टली जो आप कलेक्ट करते हैं, स्क्रैच से आप खुद कलेक्ट करते हैं। और जब किसी ने कहो उस कलेक्शन डाटा से जब आप डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसको सेकेंडरी डाटा कहते हैं। क्लियर? यस सर। देखिए फर्क कीजिए, आपके मार्क्स हैं, वो हम आपका टेस्ट लेकर आपके मार्क्स हमने लिख दिए, ये आपका डाटा है। अब इसके बाद हम इसमें से हम ये देखना चाहते हैं कि टॉप 5 कौन है। टॉप 5 का डाटा निकलेगा, वो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी डाटा सर। जो कह रहा हूँ वो तो सुने। अच्छा, आप यहाँ पर एक बात होती है कि आपने जो रिसर्च डिजाइन कर रहे हैं, तो आपके पास ये है कि आप कोई कंडीशंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, लोगों के बिहेवियर को देख सकते हैं, कोई इवेंट्स को देख सकते हैं, कुछ प्रोसेस को। सर्वे किस चीज का करना है, आप क्या देखना चाहते हैं? आप कोई कंडीशन देखना चाह रहे हैं, लोगों का बिहेवियर देखना चाह रहे हैं, कोई काम कैसे हो रहा है उसके प्रोसेसेस को देख रहे हैं, लोगों को देखा जा रहा है। हम लोगों के साथ, पार्टिसिपेंट के साथ डिस्कस करते हैं डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स का एटीट्यूड, मोटिवेशंस, इंटेंशंस, एक्सपेक्टेशंस। तो इसको हम कहते हैं सर्वे। हम लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं डिफरेंट तरीकों से, चाहे क्वेश्चन के तौर पे के जरिए या चाहे इंटरव्यूज के जरिए। फिर हम उनको रिकॉर्ड करते हैं रिस्पॉन्सेज को फॉर एनालिसिस। अब जो सर्वे का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सर्वे के थ्रू आप प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर लेते हैं और डिफरेंट डाटा आपके पास आ जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कैसे करेंगे। आया फेस टू फेस कम्युनिकेशन होगी, कोई इंटरव्यू होगा, ठीक है, या आप उनसे क्वेश्चनर्स के तौर पे लेंगे, किस तरह होगा, या रिकॉर्डिंग कर लेंगे, जो भी आपने उनके साथ देखना है। तो फॉर्म मीडिया किस तरीका होगा आपका। अब आप इंटरेक्शन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आप देख लेते हैं। किसी स्मॉल ग्रुप से आप बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं किसी ग्रुप से या किसी पर्सन से। क्लियर? यस सर। तो कहते हैं अगर आपने एक बंदे से करना है तो अलग बात, अगर आप मोर देन वन कर रहे हैं तो आप उससे, जैसे अगर आप क्वेश्चन भेजना है तो थ्रू ईमेल कर सकते हैं, आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, पैनल डिस्कशंस कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट मीडिया हमारे पास। अच्छा, अब कहते हैं जब सर्वे कर रहे हैं तो रिस्पोंडेंट आर नॉट पैसिव ऑडियंस। रिस्पोंडेंट जो है वो एक्टिव होने चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए। अगर आप सर्वे कर रहे हैं तो सर्वे में जिससे रिस्पोंडेंट है उसे एक्टिव भी होना चाहिए, चाहे आप इंटरव्यूज कर रहे हैं, चाहे आप उसका क्वेश्चन के थ्रू जा रहे हैं। क्लियर? यस सर। अच्छा, जैसे हमने कहा कि आप उनसे फोन पे रब्ता करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, ये इंटरेक्टिव है। नॉन इंटरेक्टिव में आपके पास क्वेश्चनर्स वगैरह हो गए, बस उनको भेज दिया, फिर वो क्वेश्चन को पढ़ भी आपको दे। अब आप मीडिया के पर्सनल इंटरव्यू करना चाह रहे हैं, आप ये भी कर सकते हैं। अब पर्सनल का क्या होता है, उसमें एडवांटेजेस क्या होते हैं कि भाई आप उसमें उनको बात क्लियर कर सकते हैं। अगर किसी एक के साथ हैं तो इंडिविजुअल्स को आप डिस्कस कर सकते हैं, उसका जो आंसर है वो आपसे कर सकता है।
और ख़ास तौर पे जो हाई एग्जेक्टिव होते हैं, हायर लेवल बैठे होते हैं, उनके साथ अगर हम बात करें तो ज़्यादा बेहतर है कि हमें उनका जो बेहतर पता चल जाता है। दूसरा क्या होता है, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ फीडबैक मिल जाता है। आपको पर्सनल इंटरव्यू कर रहे हैं, आप किसी इंडिविजुअल से बात कर रहे हैं, तो उसकी मिल जाती है। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो होते हैं, अगर उनको समझ नहीं आ रही है तो वो आप कर सकते हैं, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है, क्लैरिटी की जरूरत है, तो आप उसको भी कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी इंटरव्यूज में आसान हो जाते हैं। लेंथ ऑफ इंटरव्यू, ये आप डिपेंड करता है कि आप किन कोशिश ये करें कि आपका जो टाइम हो वो इतना हो कि जो इंटरव्यू ही है, जो आज जिससे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, वो बोर भी ना हो और वो परेशान भी ना हो, और वो मुकम्मल तौर पर आप जो इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं वो भी आपको मिल जाए। क्लियर? यस सर। यहाँ तक क्लियर? तो भाई ये गपशप चीजें, इसमें कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। आप दूसरी ये चीज होती है कि आप जब किसी से इंटरव्यू वगैरह कर रहे हैं तो कोई चीजें आपके पास ऐसी होनी चाहिए इन्वेस्टिगेटर के पास जो उनको आप दिखा सकें, विजुअल दिखा सकें। ठीक है, बात चीजें होती हैं वो विजुअल से ज्यादा आसानी से समझ आ जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं। आपका पार्टिसिपेशन रेट भी ज्यादा होता है, सिंगुलर पे आप जाते हैं सर्वे में, पार्टिसिपेशन रेट भी आपका हाई होता है और लोग उसमें ज्यादा आपको बेहतर अंदाज में वो देते हैं। अच्छा, अब आपके पास नॉन वर्बल बिहेवियर है, ऑब्जर्वेशन ऑफ द नॉन वर्बल। तो उसमें ये होता है कि आपके नॉन लिटरेट जो है ना वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी आप उनके पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। स्क्रीन रिस्पॉन्ड भी आप दे सकते हैं, पहले से हैं, आप उनको बताते हैं कि इसमें से आप सेलेक्ट कर लें। जो नॉन लिटरेट हैं आप उनको कर सकते हैं, वीडियोस में उनसे पूछ सकते हैं। आप कंप्यूटर एडेड पर्सनल इंटरव्यू भी कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं, इसमें टेक्नोलॉजीज को भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई बात समझ आई है? अच्छा, इसमें कुछ और भी ज्यादा कहते हैं, लेक ऑफ एनोनिमिटी भी आप पास आ सकती है। लोग चाहते हैं इंटरव्यू में कि मेरा ये पता ना चले, इस वजह से और अगर आप करते हैं दोबारा उनको, तो ये एक लेबर इंटेंसिव काम है, दोबारा उसको चेक करने के लिए इंटरव्यू हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि इन्फ्लुएंस की वजह से वो आंसर्स ना दें, तो कुछ इंटरव्यू की बायसेस भी हो सकती है। कुछ लोगों को आप कंसल्ट नहीं करते, आप खुद छोड़ जाते हैं, ये भी हो सकता है। वर्डिंग कोई स्टैंडर्डाइज ना हो, ये भी हम ये देख रहे हैं कि इनमें हमारे पास क्या क्या ड्रॉबैक्स आ सकते हैं। रिस्पोंडेंट्स की अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी की लिमिटेशन भी हो सकती हैं। कुछ लोगों को विजिट करना मुश्किल होता है, डोर भी मुश्किल होते हैं लिए, मतलब हर एक को मुश्किल है। और रोड पे होते हैं, लोगों को आप कर सकते हैं उसके अपने इश्यूज और अपने प्लस फॉर इंटरव्यूज और सर्वेज। यहाँ तक कोई आंसर है तो बताइएगा जी, कोई क्वेश्चन कोई आंसर आपका है तो बताइएगा। किसी को कोई डाउट, या पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह में पढ़ चुके हैं, इंटरव्यूज कैसे करने हैं, ऑब्जर्वेशन कैसे होती है, ये वहां भी रिसर्च में भी यही चीज होती है। मेरे साथ में आप? यस सर। यस सर। छोटी सी एक्टिविटी है, 10 मिनट की एक्टिविटी है, फिर आगे चलते हैं। 10 मिनट की एक्टिविटी है, ठीक है। आपके पास जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो क्या था, जहां से हमने स्टार्ट किया था? या रिसर्च डिजाइन, ठीक है।
एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च डिजाइन आपने बताने हैं। एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च डिजाइन, व्हाट इज रिसर्च डिजाइन, व्हाट आर द एलिमेंट्स इन रिसर्च डिजाइन, ये मुझे अगर आप व्हाट्सएप पे देना है। सर काइंडली ग्रुप में शेयर कर दें क्वेश्चन, आवाज कट रही है यहाँ पे। सर ग्रुप में शेयर कर दें, थोड़ी आवाज कट रही है। जी सर। आपने बताना है 10 मिनट्स की डिजाइन, व्हाट ऑफ रिसर्च डिजाइन, ठीक है सर आवाज ब्रेक हो रही है सर, काइंडली ग्रुप में कर दें। मैं शेयर कर देता हूँ। आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा
हो गया जी, कंप्लीट यस कर सर लिया। आपको, यस सर आपको कर दीजिए। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो गए जी वापस आ गए सब। देखिए जी, हमारे पास एक टॉपिक हमने पढ़ा था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या बीएस लेवल के अंदर, डाटा कलेक्शन की टेक्निक्स, ऑब्जर्वेशंस, क्वेश्चनियर्स। आप मेरे साथ हैं इस वक्त? वापस आ गए? यस सर, Yes, यस sir. सर। Yes, sir. अच्छा, ये चीज़ हमने स्टडी की थी बीएस लेवल के ऊपर, डाटा कलेक्शन वगैरह हम कर रहे थे जब, तो उसमें था क्वेश्चनियर्स, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज, ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, डिफरेंट चीजें। ये चीजें आपने देखनी है। आपका जो मिड टर्म है ना, वो लेसन नंबर 25 तक, पेज 1 2, ये जो आपके पास डॉक्यूमेंट है, लेक्चर नोट्स हैं, इसमें आप चले जाएंगे लेसन नंबर 25 तक। ये आपका एग्जाम का वो है। क्लियर हो जाएगा? जी सर।
ये जरा नोट कर लें जी, एक बंदा नोट कर ले, फिर वो ग्रुप में शेयर कर देगा। कौन शेयर करेगा ग्रुप में? मैं शेयर Anyone? कर दूंगा। तो आप PCR और GR कहाँ हैं? परिया भी हैं यहाँ पे, वो CR है। और भी कोई करना चाहता है कर दे, कोई बात नहीं है। मैं कर लेकिन देता हूँ। चले नोट कर लें लेसन नंबर 1 टू लेसन नंबर 25। अगर पेजेस पे जाएं तो पेज नंबर 1 से 88 तक ये लेक्चर नोट्स हैं। इनमें आपका मिड टर्म एग्जाम होगा। क्लियर? सर ये स्लाइड्स नहीं हमें मिलेंगी? भाई स्लाइड नहीं है, वो नोट्स ही हैं। स्लाइड क्या है? वो नोट्स हैं। आप स्लाइड्स को भूल जाएं। सर पेपर एमसीक्यू बेस्ड होगा या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आंसर्स? मैं आ रहा हूँ जी। अब आपके 25 लेसन्स हैं, इनमें से आएगा। अब पहला सवाल ये है, देखिए पेपर चाहे एमसीक्यूज का हो कि आपका सब्जेक्टिव हो, बेसिक चीज होती है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है क्या आपको उसका कॉन्सेप्ट है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। क्लियर? मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। जी सर। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसे पैदा होगी। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या कर रट्टा तो नहीं लगा सकते, इन सारी चीजों को प्राइस तो नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? कोई बताएगा मुझे कैसे प्रिपेयर करना है? तो वो बाद में देखेंगे कि सब्जेक्टिव आता है कि ऑब्जेक्टिव है। जी तो बताएगा। भाई इसकी तैयारी का आसान तरीका ये है कि आप हर लेसन के की पॉइंट्स निकाल लें। बेसिक देखिए अभी मैंने आपको कहा कि सारी चीजों को आपके रिसर्च डिजाइन क्या होता है और उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं, फिर एलिमेंट्स के अंदर क्या है ये खुद ब खुद होता रहता है, लेकिन आपके पास की पॉइंट्स होने चाहिए। आपने हर लेसन के की पॉइंट्स निकालने हैं, चाहे वो आप हैंड रिटन लिखते हैं चाहे वो आप कॉपी पेस्ट करते हैं। क्या ख्याल है? हर लेसन के की पॉइंट निकाल लेने चाहिए। यस सर। जी सर। अच्छा, दो सूरतें हैं, एक तो है हर चैप्टर के की पॉइंट निकाल लिए जाए, दूसरा ये कि हर टॉपिक के की पॉइंट निकाल दिए जाएं। क्या ख्याल है? बोलेंगे यस नो तो मैं आगे चलूंगा। रिपीट कर दें क्या कहा आपने? एक तो ये है कि हर लेसन के की पॉइंट निकालने और दूसरा हर टॉपिक के निकालने हैं। हर टॉपिक है ना, अगर एक लेसन के अंदर 5 टॉपिक्स हैं तो हर टॉपिक से निकालने हैं। यस सर। क्लियर? यस सर। भाई मेरे ख्याल में आपको एक मैं जो मॉक एग्जाम कह ले, मेगा एक्टिविटी कह ले, एक दे देता हूं जिसमें आपने तमाम इसके वो करने हैं, की पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है? यस सर, ये सही क्या रहेगा कहते हैं? जी जी सर, ये सही अच्छा, रहेगा। अच्छा एक आप सर सारे के प्लीज की पॉइंट्स रमजान निकाल के हर बाद पढ़ते हैं। रमजान में नहीं। जी सर ये एक्टिविटी अल्लाह के रमजान बंदियों के आपका बाद कीजिएगा, रमजान में नहीं। भाई आपका एग्जाम है ईद के फौरन बाद। सर ये जो अशरा चल रहा है इसमें तो फिर अभी बहुत ज्यादा बर्डन है, आपका एक मॉक भी है और बुक भी आपने एक दी है लिखने के लिए। मेरी बात सुने, मैं आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। ये एक्टिविटी या उसका मकसद नहीं है। आपको मैं ये सिखा रहा हूँ कि अब आपने लर्न कैसे करना है। अब आपका एग्जाम जो है ना वो 22 मई से है। यस सर। यस सर। आप अच्छा मेरे साथ चले ना, एक मैं आपकी मेगा एक्टिविटी रखता हूँ और उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। मैं एमसीक्यूज ले लूंगा आपसे मुअल्लिम के ऊपर। 2 स्टेप्स होंगे, पहले आपने की पॉइंट निकालने हैं, फिर उसका मैं आप पे मुअल्लिम पे एमसीक्यूज ले लूंगा। ओके उससे सर। आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी क्या प्रिपरेशन है। और दूसरा आपके मार्क्स होंगे, आप ये नहीं कहेंगे सर ने हमसे ड्यू लेकर या हमसे वाइवा लेकर हमें मार्क्स कम दिए हैं। ठीक है? यस सर। मसफीरा पढ़ती नहीं थी, मसफीरा जो है वो पढ़ती भी नहीं थी, वो कहती है रमजान है, उसको ज्यादा नंबर दिए हैं और मजहर ने पढ़ा है उसको कम दिए हैं। ठीक है?
नहीं सर, ऐसा ठीक है? ऐसा ठीक है? ये नहीं सर, ये बताएंगे तो आजकल मेरे तो नहीं दिए होंगे, वो आप लोग खुद दो। जी, सर आजकल तो दिल करता है सिर्फ कुरान पाक पढ़ें। तो किसने मना किया है कुरान पाक पढ़ने से? भैया आप कुरान पाक पढ़े, कुरान पाक पढ़ने से किसी ने मना नहीं किया। मेरे पास अगर अभी एक चीज वो हुई ना प्लान, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना मदरसा है, हमारे घर के अंदर मदरसा है, उसमें से 100 से ज़्यादा वो आते हैं पढ़ने के लिए, ये फीमेल्स का है। तो वहाँ हमारे जो मौलिमात थी ना, उन्होंने इनको पूरे रमज़ान का प्लान दिया था कि कितना टाइम आपने घर का काम करना है, कितना टाइम आपने सोने में लगाना है, कितना टाइम आपने इबादत में लगाना है, तिलावत में लगाना है। कहते हैं तो मैं आपसे भी शेयर कर दूंगा, अगर वो हुआ ना व्हाट्सएप पे तो मैं शेयर कर दूँ। सर काट दें। ठीक है, तो लोग सारे काम कर रहे हैं, दुनिया भी चला रहे हैं, सर दिन भी मैंने भी कमा रहे हैं। जी ठीक सर, है, मैंने भी स्केड्यूल बनाया हुआ है ना, तो सर मैंने 3 दिन में कुरान पाक कंप्लीट करना होता है, तो फिर मुझे बहुत बाकी बर्डन फील होता है वो काम। आप पढ़ रहे हैं जी, आप जितने भी दिनों में कंप्लीट करते हैं आप करें। ठीक है, चले जी, आपके मेगा एक्टिविटी आएगी जिसको आपने करना है पॉइंट्स में, और उसका हाँ कॉलम पे आपसे एग्जाम ले लेना है और ये ग्रेडेड होगा। ठीक है, सिर्फ जमा करवाने सर, से आपको 0 मार्क्स मिलेंगे अगर आपने मॉलम पे उसको वो ना किया, और अगर आपने सबमिट नहीं करवाया तो मॉलम पे आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। दोनों काम मस्त हैं, आपने पॉइंट भी लिखने हैं, ये भी लिखने हैं। ठीक है, आज आप ओके मुझसे सर। पीछे पॉइंट्स हैं तो वो पूछ लें। आज आपके पास रिवीजन का टाइम एग्जाम जी। सर कितने लेसन्स के अंदर से पॉइंट्स हमने निकालने हैं? तमाम 25 में से। नहीं सर, और जो आप सर एक्टिविटी देंगे, आप एक्टिविटी के मेजर मेजर टॉपिक्स दे देंगे उस एक्टिविटी में कि इसके पॉइंट्स निकाल लें। एक्टिविटी जो है ना पॉइंट्स हैं। वैसे मेरा एक तरीका एग्जाम का तैयार करने का होता है, मैं कुछ मॉडल क्वेश्चन पेपर्स बना लेता हूँ। मेरे पास को 20-25 क्वेश्चन होते हैं, वो आपको जी अटेम्प्ट सर। करने होते हैं। अगर आप वो अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दोनों तरीके हैं, पॉइंट्स करने हैं कि मैं मॉडल क्वेश्चन दे दूं। कोई 25 के करीब मेरे पास क्वेश्चन होते हैं। सर मॉडल मॉडल सर क्वेश्चन दे क्वेश्चन ही दे देना। सर मॉडल मॉडल क्वेश्चंस दे दें। जवाब आप कहीं से भी देख सकते हैं, नेट से भी देख सकते हैं, बुक से भी, नोट्स बुक से भी, लेक्चर नोट से भी। जब आप उन 25 को कंप्लीट करेंगे ना तो आपको तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जी सर, उससे कंसेप्ट वो सही रहेगा सर। सर फिर वाइवा भी तो होगा इसका, सर फिर आप वाइवा भी लेंगे इसका? ये वाइवा भी लेना है ना? वाइवा तो मैं नहीं लेना चाह रहा इस दफा। वाइवा में बायसनेस होती है, हो सकता है मैं आपको 2 नंबर ज्यादा दे दूं, किसी दूसरे को 2 कम दे दूं, लेकिन मुअल्लम पे जो होता है वो फिर या तो 0 या हीरो। ठीक है जी सर, तो ही सही है। जी सर, जी सर। सारे एमसीक्यूज उन क्वेश्चंस के अंदर से ही आएंगे। जी आएंगे, और कहाँ से आएंगे? इन 25 जो लेसन है इन्हीं के अंदर से आएंगे। आज आपका कोई क्वेश्चन है तो पीछे पूछ सकते हैं। वैसे एक नोटबुक और पेन सर देखिए, अगर मिड है, सर अगर मिड एग्जाम अगर हमारा ऑनलाइन होता है तो वो एमसीक्यू बेस्ड है, तो कितने एमसीक्यूज होंगे सर? लिमिट कितनी होगी? 90 एटलीस्ट। 90 एमसीक्यूज इन 90 मिनट्स। इन 90 मिनट्स में 90 एमसीक्यूज। सर ऐसे तो फिर मॉडल भी बहुत बड़ी है। हो गई है छोटी। बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा हो जाता है। एक बोले जो आंसर होता है वो एक ही होता है ना, कि 2-2 3-3 तो नहीं लगाने पड़ेंगे हमें? नहीं, एक और होता है ना। एमसीक्यू का मतलब क्या होता है कि आपने किसी एक को सिलेक्ट करना होता है। ओके सर। नहीं सर, हम लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में दिए हैं ना, जिसमें 3-3 भी लगाए हैं, 4-4 भी लगाए हैं। ये कैसे एमसीक्यू से? सर ऐसे ही थे हमें लास्ट टाइम। और सर स्टेटमेंट भी बहुत ज्यादा बड़ी थी। सर इतनी लंबी लंबी स्टेटमेंट्स और एमसीक्यूज 90 मिनट्स में। भाई देखें, पेपर जब बनाया जाता है तो उसमें ये देखा जाता है कि इसमें क्या ये सॉल्व हो सकता है कि नहीं। ठीक है, तो हम जालिम नहीं है। हमने एग्जाम जो होता है वो आपको टेस्ट करने के लिए होता है, आपको फेल करने के लिए नहीं होता। तो डोंट वरी, मैं कभी ये नहीं करता कि मैंने आपको फेल करना है।
हम ये देखते हैं कि आपने कितना लर्न किया है, ठीक है। यस सर। तो ये देख रहे हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है, हमारी अप्रोच नेगेटिव नहीं होती। एग्जाम देते हुए हम नेगेटिव नहीं होते। अगर आपका ख्याल है कि हम नेगेटिव होते हैं, हम ऐसा नहीं होते। हमने एक स्टूडेंट पेपर बनाया होता है जो एक आम स्टूडेंट कर सकता है। आम स्टूडेंट का मतलब ये काबिल तो वो जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। यस सर। जी, ये भी आपका रिवीजन टाइम है। तो आपको टॉपिक भी ये समझ नहीं आ रहे तो उसको देख लें, पूछ लें, मुझसे डिस्कस कर लें। सर ये मेरा टेस्ट में फाइनल क्या एमसीक्यूज डिसाइड कितने हुआ है होंगे? एक बोले ना भाई, एक जी। सर टेस्ट में एमसीक्यूज कितने होंगे जो मॉडलम पे शेयर करते हैं? टेस्ट में एमसीक्यूज मेरे ख्याल में 30 तक होंगे। इतने ज़्यादा मेरे लिए बनाना भी मुश्किल होगी क्योंकि मैंने एग्जाम की नहीं बनाने हैं। ऐसा ना हो कि एग्जाम वाले इधर आ जाए तो फिर मैं यस सर, 30 नहीं होंगे। एग्जाम में भी ये 30 जरूर डाल दीजिएगा। भाई देखें, आप मुझसे बात दो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, कुछ दो पढ़े हुए हैं कोर्स। आपको मैं जो कहता हूँ आप जस्ट फॉलो करें। मैं स्टूडेंट कहता हूँ जस्ट फॉलो मी। आपका एग्जाम भी प्रिपेयर हो जाएगा, आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे अगर आप मुझे फॉलो करते हैं। और अगर आप अपना जहन इस्तेमाल करते हैं तो फिर कल मुझे किसी ने कहा सर वो आपने बुक भी दी हुई थी और आपने सेकंड एक्टिविटी भी दे दी है, आपको पता नहीं है कि सेकंड एक्टिविटी जो मैंने अभी अनाउंस कर दी है तो इससे आपको फायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ। लोगों को यही नहीं पता कि हमारे क्या फायदा क्या नुकसान है। वो कह रहे हैं कि एक दफा एक्टिविटी होगी। भाई एक्टिविटी की डेट जो है वो 20 जून है, 20 जून को है। जब भी आप जमा करवा देंगे उसके बाद भी आपके पास 40 दिन होंगे। तो किसने कहा है आपको? लेकिन आप प्लान इस तरह करें, आप अभी जो काम कर रहे हैं इस तरह प्लान करेंगे वो काम भी हो जाए, इसलिए पहले अनाउंस कर दिया है। यस कि अगर एक बंदा जो है ना वो पीडीए पे काम कर रहा है, वो इस तरह काम करे कि वो पीडीए के ऊपर पेपर भी लिख ले, उसके सामने दोनों चीजें हों, एक तीर में दो शिकार कर ले। यस सर। उसके अंदर रिसर्च को देख ले। जी, अभी आपका टाइम है, मैंने आपको कहा कि अभी आपका टाइम है, आप मुझसे अपने वो कर सकते हैं। सर अब आप क्वेश्चन देंगे? फाइनली क्या डिसाइड हुआ है कि अभी आप क्वेश्चन देंगे कि की पॉइंट्स वाला करना है? मेरे ख्याल में मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, क्वेश्चन बेहतर रहेंगे। जी सर, प्लीज सर आप क्वेश्चंस बेहतर रहेंगे। आप सर क्वेश्चंस दे दें, वो मॉडल क्वेश्चंस वो बेहतर आएंगे। चलें ठीक है, ठीक है। मुझे बोला भला नहीं क्या क्वेश्चन ज्यादा हो गए, इसमें लिखना ज्यादा पड़ गया, ठीक है। सर ये स्लाइड्स भी शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह की बंदी, ये वो ही डॉक्यूमेंट है, लेक्चर नोट्स हैं, वही लेक्चर नोट्स हैं। स्लाइड्स को भूल जाओ, स्लाइड वहीं से दिया गया है, वो ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं ग्रुप में। वो लेक्चर वो तो नोट्स है है ना, वो पास। शेयर कर। तो फिर इसको भूल जाए, उसको पढ़ें। ओके सर। मतलब ये आप ये क्वेश्चन वहाँ देंगे से वो जस्ट कॉपी पेस्ट किए गए हैं, ये पॉइंट्स वहाँ से कॉपी पेस्ट ये एज भी इट आप इज सेंड फुल करते किए गए। ज्यादा अच्छा रहता सर, क्योंकि हमने इससे लेक्चर लिए में तो हमें कुछ पॉइंट्स इसमें बीच में नोट किए हुए थे, तो स्लाइड भी मिल जाती ज्यादा अच्छा रहता। मैं स्लाइड में भेजता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आज ही भेज दूंगा। इसमें ये आप सर तैयारी कंफ्यूज होंगे, ज्यादा उसमें अच्छी आप हो जाएगी ना। आप सुने नहीं जी, मेरी सुने। नहीं सर, हमने इसमें ये आप कंफ्यूज लेक्चर लिए होंगे, हैं तो उसमें हमें आप इसका आइडिया हो गया है काफी, अब पॉइंट्स मेरी हमने सुन देखे है हैं। ना, मेरी भी सुन ले। अगर आप इससे पढ़ेंगे ना तो आप कंफ्यूज होंगे, अगर लेक्चर नोट से पढ़ेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। ये मैं आपको मैं टीचर हूँ, मुझे पता है कि आप किस में कंफ्यूज होंगे, किस में आपको आसानी होगी, ठीक है। यस सर। अरे अच्छा, मैं ये भी करता हूँ, मुझे आप बताएंगे कोई क्वेश्चन है आज स्टार्ट से? कोई क्वेश्चन है तो बता दें। सर अभी तक हमारे 18 लेसन हुए हैं, जो बाकी 7 रहते हैं। जी अभी तक हमारे लेसन 18 हुए हैं आई थिंक। 18 से ज्यादा हुए, आज 20 पे खत्म, ये 20 तक हुए हैं। 20 हो गए सर। तो बाकी 5 नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएंगे। एक क्लास है ना अभी? जी सर, एक क्लास है। ठीक है सर वो ATOC की जो बुक लिखनी है उसके 2-3 दिन ज्यादा कर दे सर।
नहीं नहीं, इतना टाइम ज्यादा नहीं हो सकता, फिर उसको चेक भी करना है, उसको पब्लिश भी करवाना है। बाहर के मुल्क वाले कह रहे हैं कि कब आपकी बुक होगी कि हम पब्लिश करें। अमेज़न वाले आप पूछ रहे थे। सर जो अभी जी आप क्वेश्चन सर देंगे जी वो भी एमसीक्यूज होंगे जो मॉडल क्वेश्चन दे रहे हैं आप? अच्छा, मैं आपको एक एक्टिविटी और दे रहा हूँ, ये आपकी 30 मिनट की एक्टिविटी है, ठीक है, वो आपने मुझे करके भेजनी है अभी। ये आपके पास मॉडल क्वेश्चंस के 2 क्वेश्चन मैं भेज रहा हूँ, वो आपने अभी मुझे जी करके भेजने हैं, ठीक है। ओके सर। सर ये एक्टिविटी कब सबमिट करवानी है? 30 मिनट्स में। मैं चाह रहा था कि आप क्वेश्चन हैं। सर अभी तो नमाज पढ़नी है, अभी आप कह रहे हैं ये 25 क्वेश्चन के आंसर दें? 2 क्वेश्चन पे हैं सर ने, 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हैं। अच्छा सही। सर आपकी सर आवाज आपकी नहीं सही। आवाज नहीं आ रही। मैं कर रहा हूँ इसको। सर ने क्या कहा है, किसी को पता चला? ये 30 मिनट्स है आपके पास, 30 मिनट्स में आप मुझे ये सबमिट करवा दें, जी सर। ठीक है ये जी। सर आप ग्रुप में शेयर कर रहे हैं अभी? मैंने ग्रुप में शेयर कर दिए, आप देखने भी 1 मिनट में आपको मिल जाएगी। क्लियर? चलें ठीक, मिल गया सर, चलें थैंक जी, यू। अपना बहुत ख्याल रखिए। बेटा देखें, आखिरी अक्षरा है, इसमें जरूर इबादत करें, अपना काम भी करें, इबादत भी करें, लेकिन प्लान कर लेना, टाइम को मैनेज कर लें, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और मेरा आपको मशवरा है पूरी जिंदगी के लिए, एक्सक्यूजेस को छोड़ दें, एक्सक्यूजेस को छोड़ दें, बहाने आप छोड़ दें। आपके अंदर बहुत सी पोटेंशियल है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। यस क्लियर? सर, यस सर। चलें जी, ओके ओके। चलिए अल्लाह मैं हाफिज। इसको लीव कर रहा हूँ, इसको एंड कर रहा हूँ मीटिंग को। अब आप मुझे भेजेंगे, उसको हम कर लेंगे, ठीक है। यस सर। बस आपकी एक्टिविटी अभी एक्टिविटी है तो ये कर ले, मेरे साथ आप रब्ता कर सकते हैं, मैं ऑनलाइन अवेलेबल हूँ, ठीक है। यस सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज कोई सर। डाउट है तो अल्लाह मैं हाफिज। इसको जारी रखता हूँ, एंड नहीं करता मीटिंग को। कोई है तो मैं जारी रखता हूँ इसको, टीम पे रहे जारी। रहने दे जारी सर, अगर किसी ने कोई पूछना होगा तो इस पे पूछ लेगा। चले पूछ लें, चले मैं इधर ही हूँ, मैं आपके साथ हूँ, चलें। शाबाश। शाबाश, तो पूछना है तो मैं अवेलेबल हूँ।
किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो मैं अवेलेबल हूँ आपके साथ हूँ, ठीक है? यस सर। यस सर। भाई कुछ लोगों ने मुझे भेजा है क्वेश्चन नंबर 2 को, जरा आप देखें, वो सही नहीं बता रहे आप कि हाउ टू व्हाट आर स्टेप्स इन आइडेंटिफाइंग रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम को फाइंड करने या आइडेंटिफाई करने के वो कौन से स्टेप्स होते हैं? वो अक्सर 2-3 को मैंने लिख के भेज दिया कि वो गलत है। काइंडली ये देखें।
चलें जी, आप इस तरह मुझे एक्चुअली भेज दें, जिसमें जो गलती होगी उस पर मैं कमेंट करके आपको भी रिप्लाई कर दूंगा, उसका बता दूंगा, ठीक है। जिसका सही हो तो ठीक है। यस मेरी आवाज सर। आ रही है आपको? चलें जी, जी सर, आ रही है अपना बात। ख्याल रखिएगा। सर मैं कुछ क्वेश्चन नंबर मैं 2 बहुत सर्च किया है सर। जी सर क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सर्च किया है, उसका आंसर नहीं मिल रहा। किसका? सर क्वेश्चन नंबर 2 का। थ्री का? नो सर 2 का। तो आप इमेजेस में जाएं, उस सबसे ऊपर स्टेप्स लिखे होंगे, अल्लाह के बंदो, गूगल में सर्च करें, आपको एक मिनट में मिलेगा। ये तो मैं खुद सर बता कर लिए चुका हूँ आपको, मेरे सब याद होते थे, आउटलाइन जो मैंने बताए थे वो आउटलाइन नोट्स के अंदर हुआ, लेक्चर में बताया हुआ है, वहां से ये तो नेट से भी देख रहे हैं अभी। जिससे मिल ठीक गए है, चलें जी, होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह एक क्लास हमारी रहती है, उसमें बात होगी, लेकिन आप अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें एग्जाम के लिए और एक्टिविटी के लिए, ठीक है। यस सर। सर काइंडली तो इसके मुझे पूरा इसका पता इसके टॉपिक्स हमें सेंड करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे रिसर्च इसमें आरएम आरएम में ये लेसन नंबर 1 to 25 आपको बता भी दिए मैंने, अभी 25 तक आएंगे। क्लियर? ठीक है। यस सर। चले जी, मुझे बुरा भला मत, सर ने काम ज्यादा दे दिया है, मुझे दुआ में याद रखें, ठीक है। जी जरूर सर। नहीं सर, ऐसी कोई ओके बात जी। नहीं। थैंक यू सर। नहीं, वो जो लड़के होते हैं ना, वो कुछ कहते हैं, और बदवाएं जो है वो फीमेल बदवाएं ज्यादा देती हैं, वो तो कुछ नहीं कहती, वो बदवाएं देती हैं, ठीक है। सर को ऐसा हो जाए, सर को ऐसा हो जाए, सर का कोई काम निकल है कि सर हमारी क्लास ना ले, ठीक है। तो फीमेल जो है ये बदवाएं देती हैं, और रमजान में दुआएं बदवाएं बहुत लगती हैं, ठीक है। नहीं सर, ये गलत ये मिसकंसेप्शन है। फीमेल बदवाएं नहीं देती? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, चलिए आखिरी बात जाते जाते, आपके दोस्त में या मोहल्ले में या बाजार में किसी को आप खाला कहते हैं ना, खाला आप कैसी हैं, आंटी आप कैसी हैं, देखें वो आपको जवाब में क्या कहती हैं, कोई बताएगा? मेल में से कोई बताएगा? किसी को आप कह रहे हैं आंटी आप कैसी हैं, तो क्या कहती हैं फिर आपको जवाब में? तो क्या कहते हैं भाई? हमें तो कहती हैं जी बेटा ठीक हूँ। नहीं, गुस्से में आके क्या कहती है? नहीं, अगर एज के लिहाज से अगर मैं कहूंगी तो मुझे कहेंगे ठीक हूँ। ये कहने वाले पे डिपेंड करता है ना कि वो किसे कह रहे हैं। चलिए ठीक है, हम इसमें बहस में नहीं पड़ते। ये वैसे अल्लाह ताला सबके जो रोजे हैं कबूल फरमा लें, बर्दाश्त फरमा लें, और हमारे लिए और आप सबके लिए आसानियाँ पैदा कर दें, सबकी मग़फ़िरत की दुआ हमेशा करें, अपने लिए भी, अपने बड़ों के लिए भी, जो फोत हो चुके हैं, जो आने वाले हैं, सबके लिए मग़फ़िरत की दुआ ज़रूर कीजिएगा, अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमा दे, ठीक है जी। ओके जी, आमीन। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़ सर।